हीरे पर किसी नजर रहे थे। आकाश इस तरह के को देखकर काफी हैरान गई। श्रेया ने फिर से आकाश की ओर देखकर पूछा, क्या तुम्हारे रेंट की और मुझे जैसे आकाश की बात सुनी नहीं दे रही थी। श्रेया आकाश को कोई पूछती थी, आकाश प्यार से हर बात समझाता था। मारिया को शंकर मारिया को अजीब फील हो रही थी। मैडम क्या मैं जान सकती हूँ कि आप अकेले में आई हैं? श्रेया के कहा की तब मारिया का जवाब श्रेया ने परख कर से कहा। वो जैसे ही श्रेया ने बात करने वाली थी, श्रेया ने आकाश और मारिया के पीछे नजर लगा था। आकाश ने अपने मुंह रख कर किया कि उसे कुछ नहीं बोल रहा है। श्रेया ने आकाश बात मारिया से, कुछ नहीं, वो मैं कुछ सोच रही थी। कुछ देर अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद श्रेया ने मारिया से कहा, देखो अगर ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मारो तो हमें किसी भी हालत में कॉन्ट्रैक्ट्स को हाथ से जाने से रोकना होगा। मारिया भी दरअसल यही चाहती थी, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो साथ छोड़ चुके क्लाइंट को कैसे वापस मनाए और कैसे वापस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ बिजनेस करने के लिए उन्हें कन्विंस करे। यहाँ तक कि कंपनी के सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कई दिनों से यही काम करना चाहते थे, मगर वो भी ज्यादातर क्लाइंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे। श्रेया इस वक्त अपने आप को काफी अकेला महसूस कर रही थी। वो चाहे वो आकाश से बात करे, मगर अब तक श्रेया इतना जान चुकी थी कि मारिया के रहते हुए वो आकाश के साथ बात नहीं कर पाएगी। इसलिए अचानक की बात घुमा श्रेया, ठीक है मारिया, यहाँ से तुम जाओ इस वक्त, मैं हमें क्या करना चाहिए? श्रेया की ऐसी बातें सुनकर मारिया समझ नहीं आ रहा था कि आकाश को हो क्या जाता था। तो भी अचानक ही में वो को ऑर्डर दे देती थी, मगर मानते हुए अपना लैपटॉप उठाया और श्रेया केबिन से बाहर चली गई। श्रेया हिलकर आकाश की ओर, तुम बताती क्यों नहीं कि तुम्हारे साथ हुआ था? आकाश बिल्कुल पहले की तरह ही श्रेया के सामने देखकर मुस्कुराने लगा। श्रेया ने इस बार अपनी आवाज आकाश से पूछा, मैं तुमसे कुछ पूछ नहीं हूँ, क्या तुम्हारी एक्सीडेंट पीछे किसी की साजिश थी? अगर ऐसा है तो बताओ मुझे, क्या पुरोहित था? इस बार आकाश देखकर श्रेया चल रहा था, जैसे बातें बिल्कुल अनसुनी कर रहा था। श्रेया की समझ नहीं आ रहा था कि आकाश उससे भी चेहरे पर रखकर इस बार जब श्रेया ने फिर से अपना देखा तो आकाश बिल्कुल था और की मुस्कुराकर देख रहा था। कुछ देर तक श्रेया आकाश को देखती थी। उसके बाद आकाश ने मुस्कुराते हुए श्रेया से कहा, बिजनेस करने के और जिंदगी जीने के तौर तरीके बिल्कुल एक समान है। जिंदगी से लड़ने के लिए पैसे को समझना बहुत जरूरी होता है, उसी तरह बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए बिजनेस को समझना जरूरी होता है। जैसे जिंदगी वक्त के साथ इंसान की मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, उसी तरह बिजनेस गुजरने के बाद ही बिजनेस में सक्सेस मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस बार आकाश की बात सुनने के बाद श्रेया ने कहा, हाँ ये सारी बातें तो तुम मुझसे तभी कहा करते थे, मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारी उन बातों को नजरअंदाज कर देती थी। मगर मुझे बताओ आकाश कि अब जो क्लाइंट्स हमें छोड़कर चले गए हैं, उन्हें वापस लाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो मुझे सब कुछ बताते जाओ, मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लेती हूँ। आकाश को ये कहने के बाद श्रेया ड्रॉअर से एक नोट पैड निकाला और अपने हाथ में एक पेन पकड़ ली। पॉइंट्स नोट डाउन करने के लिए श्रेया ने जब आकाश की ओर देखा, फिर से आकाश के चेहरे पर उसे वही स्माइल नजर आई जो कुछ देर पहले आकाश के एक्सीडेंट के सवाल पूछने पर नजर आ रही थी। आकाश श्रेया की इस बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश ने श्रेया की बात सुनी नहीं थी। श्रेया ने फिर से अपनी आवाज ऊंची करते हुए आकाश से पूछा, तुम बताती क्यों नहीं मुझे क्या करना चाहिए? तुमने कहा था ना कि तुम मेरे साथ मेरी आवाज बनकर रहोगे और मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुई तो तुम मुझे क्या करोगे? तो अब जब मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूँ तो तुम मुझे बताते क्यों नहीं? बताओ इस सिचुएशन से अपने बिजनेस को बाहर निकालने के लिए क्या करना होगा मुझे? श्रेया के इस सवाल पर आकाश बस मुस्कुराकर श्रेया को देखता रहा। श्रेया आकाश के इस बर्ताव को देखकर हैरान रह गई। श्रेया को धीरे धीरे सब कुछ काफी अजीब लगता था। वैसे तो आकाश श्रेया के साथ प्यार की बातें करता, श्रेया को समझाने के लिए काफी सारी बातें करता, मगर जब भी श्रेया आकाश को कोई ऐसी बात पूछती जो बिजनेस से रिलेटेड थी, आकाश के एक्सीडेंट से रिलेटेड थी, तो आकाश बिल्कुल खामोश हो जाता। श्रेया को आकाश की ये बात समझ नहीं आ रही थी। मारवा हाउस में धीरे धीरे आयशा ने अनिका को रूटीन में बुलाने के लिए घर की कुछ जिम्मेदारियां अनिका को सौंपना शुरू कर दिया था, जैसे बच्चों की देखभाल करना, बच्चों को स्कूल लाना ले जाना। आयशा अच्छी तरह से जानती थी कि अगर अनिका की ऐसी कंडीशन में उसे ज्यादा देर तक अकेला छोड़ दिया जाए तो शायद वो अपने दिमाग पर प्रेशर डालकर अपने लिए मुसीबतें बढ़ा सकती थी। इसलिए जिंदगी में काफी एक्सपीरियंस होने की वजह से आयशा ने ये फैसला लिया था कि अनिका को बिल्कुल रूटीन लाइफ में वापस लौटाकर अनिका की डेली रूटीन को काफी बिजी कर दिया जाए, ताकि वो जिंदगी के साथ जुड़ जाए और अकेलेपन में आने वाले ख्यालों से दूर रहे। अनिका के पास भी कोई खास ऑप्शन नहीं था, इसलिए आयशा की हर बात को वो आंख बंद करके फॉलो करती रही। इतने दिनों में अनिका एक बात तो अच्छी तरह से जान चुकी थी कि आयशा किस तरह की औरत थी और पूरे के पूरे घर की जिम्मेदारी किस तरह उन्होंने अपने कंधों पर उठा रखी थी। पुरानी तस्वीरें और बच्चों के मुंह से आयशा की जो तारीफें अनिका ने सुन रखी थी, उसे इतना पता चलता था कि वो आंख बंद करके अपनी माँ जैसी सास पर भरोसा कर सकती थी। बच्चों को स्कूल से ले आने का वक्त हो चुका था। आयशा अनिका के साथ कार में बच्चों को पिक करने जा रही थी। कार का ड्राइवर रोहित का सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी गार्ड था, जो ड्राइविंग भी करता था और साथ साथ रोहित के परिवार को सिक्योरिटी भी देता था। अनिका और आयशा की कार के पीछे दो और सिक्योरिटी गार्ड की कार उन्हें फॉलो करती हुई जा रही थी। कार में आयशा धीरे धीरे अनिका को उसके हर संबंध के बारे में धीरे धीरे बताने लगी थी। वो संबंध जो अनिका पूरी तरह से भूल चुकी थी, न सिर्फ रोहित से जुड़े हुए संबंध बल्कि अनिका के मायके के भी सारे संबंध धीरे धीरे आयशा अनिका को समझाने लगी। जैसे कि करण गुलेरिया, नंदिनी गुलेरिया, सिद्धार्थ गुलेरिया, ओंकार, मनाली में रहने वाली अनिका की ज्योति बुआ, दिल्ली में अनिका के मामा किशन मामा और उनकी पूरी फैमिली। आयशा धीरे धीरे अनिका को अपनी पूरी फैमिली के साथ उनके संबंधों के बारे में सारी डिटेल्स बताने लगी। अनिका हर संबंध के बारे में सुनने के बाद काफी हैरान लग रही थी। अनिका की जिंदगी में आए ज्यादातर लोगों ने अनिका की जिंदगी में काफी बदलाव लाए थे और अनिका के लिए बहुत कुछ किया था, मगर आज अनिका को ना उनके एहसान के बारे में कुछ पता था और ना ही वो उन लोगों को पहचान पा रही थी। अनिका को अपनी हालत पर काफी तरस आने लगा था। तभी अचानक एक बात अनिका के दिमाग में बिजली की तरह चमकी। अनिका ने आयशा की ओर देखकर पूछा,
आपने सारे संबंधों के बारे में बता दिया, मगर आपने मेरी माँ के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। अनिका का ये सवाल सुनकर खुद आयशा भी हैरान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अनिका के इस सवाल का क्या जवाब दे। ना तो आयशा स्वाति मल्होत्रा से कभी मिली थी और ना ही स्वाति मल्होत्रा के बारे में लोगों को ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन थी। आयशा भी बस बाकी लोगों की तरह इतना ही जानती थी कि स्वाति एक जीनियस थी और कई सालों पहले दिल्ली से गायब हो गई थी। रोहित ने भी अब तक अनिका को स्वाति के बारे में कुछ बताया नहीं था। वो जानता था कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में वो स्वाति के पास के बारे में अगर जानने की कोशिश करेगी तो अनिका की मेंटल कंडीशन उसे वो चीजें समझने की इजाजत ही नहीं देगी। आयशा ने कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद अनिका से कहा, देखो बेटा, तुम्हारी माँ के बारे में इस वक्त तुम खाली इतना ही जान लो कि तुम जब 2 या 3 साल की रही होगी तब तुम्हारी माँ गुजर गई और तुम्हारी माँ के बारे में यहाँ ज्यादा कोई कुछ नहीं जानता। और इस वक्त इन बातों के बारे में सोच सोचकर तुम अपने आप को ज्यादा तकलीफ मत देना। जब तुम ठीक हो जाओगी तब वैसे भी तुम अपनी माँ से जुड़ी सारी बातें जान जाओगी। आयशा का जवाब अनिका को कन्विंसिंग तो नहीं लग रहा था, मगर वो जानती थी कि उसकी ऐसी हालत में कुछ बातें ऐसी थी जो आयशा उसे नहीं बताना चाहती थी। अनिका भी अभी इतना जान चुकी थी कि दिमाग पर ज्यादा जोर लगाने से उसकी तकलीफें बढ़ सकती थी। तभी अचानक कार चला रहे ड्राइवर ने आयशा से कहा, मैडम, मुझे लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। हमारे पीछे जो हमारी सिक्योरिटी कार चल रही है वहां से मुझे अभी मैसेज मिला है कि हमें अलर्ट रहना होगा। उस ड्राइवर की बात सुनकर आयशा के चेहरे का रंग उठ गया। आयशा ने सबसे पहले अनिका का सर बिल्कुल सीट के नीचे झुका लिया और फिर खुद भी अपना सर झुकाकर अनिका से कहने लगी, देखो बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपना सिर यहीं सीट के नीचे झुकाकर रखना। अब तक तुम इतना तो समझ ही चुकी हो कि हमारा परिवार जितना बड़ा और पावरफुल है उतने ही ज्यादा हमारे दुश्मन भी हैं। तुम्हारी मेमोरी लॉस ये भी शायद दुश्मन की चाल का कोई हिस्सा है। वो हम पर अटैक कर सकते हैं, हमें अलर्ट रहना होगा। ड्राइवर तेजी से कार आगे दौड़ाने लगा। ड्राइवर ने कार काफी तेज कर दी थी। अनिका और आयशा अपना सिर झुकाए कार की सीट को कसकर पकड़कर पीछे बैठे रहे। तभी अचानक ड्राइवर ने पीछे मुड़कर आयशा की ओर देखा और चिल्लाकर कहा, मैडम, वो लोग अपने बेहद करीब आ गए हैं और मैं कार इससे ज्यादा तेज नहीं चला सकता। अनिका की गर्दन झुकी हुई थी, मगर अनिका बड़े ही ध्यान से ड्राइवर को कार चलाते हुए देख रही थी। वो बड़े ही ध्यान से काफी देर से देख रही थी कि ड्राइवर किस तरह से गियर बदलता है और किस तरह से एक्सीलरेटर पर पांव रखता है। और अनिका अब तक ये भी समझ गई थी कि अनिका का परिवार इस वक्त कितने नाजुक मोड़ से गुजर रहा था। अनिका को